प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक लोगों ने दर्द कम करने या प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ जादुई औषधियों की खोज की है। ऐसी ही एक खोज एक युवा और महत्वाकांक्षी चिकित्सक द्वारा की गई थी, जिसे विश्वास हो गया था कि उसने एक ऐसी दवा की खोज की है जिसमें सभी प्रकार के अद्भुत गुण हैं। यह सुनकर कि थकावट से पीड़ित सैनिकों को ऊर्जावान बनाने के लिए दवा का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, इस चिकित्सक ने रोगियों, सहकर्मियों और दोस्तों पर इसे आजमाने का फैसला किया। यदि दवा ने उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम किया तो वह ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता था जिसकी वह आकांक्षा रखता था। हृदय रोग, मानसिक थकावट, शराब और मॉर्फिन की लत और कई अन्य मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं में इस दवा के सफल उपयोग के बारे में जानने के बाद डॉक्टर ने खुद पर दवा का प्रयोग करने का फैसला किया। नतीजों से वह काफ़ी खुश थे। उसने महसूस किया कि दवा की सुगंध मधुर थी और होंठ और मुंह पर एक असामान्य प्रभाव था। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके गंभीर अवसाद पर दवा का चिकित्सकीय प्रभाव पड़ा। अपनी मंगेतर को लिखे एक पत्र में, जिससे वह 1 साल से नहीं मिला था, उसने बताया कि अपने अति गंभीर डिप्रेशन के दौरान उसने कम मात्रा में दवा ली थी, जिससे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। उसने अपनी मंगेतर से यह भी कहा कि वह उसे थोड़ी मात्रा में दवा देगा, जाहिर तौर पर उसे मजबूत बनाने और वजन बढ़ाने में मदद करने के लिए। युवा डॉक्टर ने दवा के लाभों की प्रशंसा करते हुए एक पैम्फलेट लिखा, लेकिन उसने अभी तक दर्द निवारक के रूप में दवा के महत्व पर आवश्यक प्रयोग पूरे नहीं किए थे। अपनी मंगेतर के पास रहने के लिए अधीर होकर उसने अपने प्रयोगों को पूरा करने में देरी की और उससे मिलने चला गया। उस यात्रा के दौरान एक सहकर्मी ने प्रयोगों को पूरा किया, परिणामों को प्रकाशित किया और उस पहचान को प्राप्त किया जिसकी युवा डॉक्टर ने अपने लिए आशा की थी। ये घटनाएं 1884 में हुई। दवा थी कोकीन और वह युवा चिकित्सक कोई और नहीं बल्कि सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड का जन्म या तो 6 मार्च या 6 मई 1856 को फ्रीबर्ग, मोराविया में हुआ था, जो अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। विद्वान उनकी जन्म तिथि पर असहमत हैं। पहली तारीख उनके माता पिता की शादी के 8 महीने बाद की थी। फ्राइड जेकब और अमाली नाथनसन फ्राइड की पहली संतान थे। हालांकि उनके पिता के 2 बड़े बेटे इनैमुअल और फिलिप थे, जो पिछली शादी से हुए थे। जेकब और अमाली फ्राइड के 10 साल के भीतर 7 अन्य बच्चे हुए, लेकिन सिगमंड अपनी युवा और लाड़ प्यार करने वाली मां के पसंदीदा बने रहे, जिसने आंशिक रूप से उनके आजीवन आत्मविश्वास में योगदान दिया। एक तेज और गंभीर दिमाग वाले युवा फ्राइड की अपने छोटे भाई बहनों में से किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपनी मां के साथ एक अच्छे संबंध का आनंद लिया, जिसने बाद के वर्षों में उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित किया कि मां बेटे का संबंध सबसे उत्तम होता है, सभी मानवीय संबंधों की दुविधाओं से मुक्त। जब सिगमंड 3 साल के थे, उनके पिता जैकब फ्राइड परिवार सहित पहले जर्मनी के लिप्जिग शहर और फिर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना चले गए। वियना 1938 तक लगभग 80 वर्षों तक सिगमंड फ्राइड का घर रहा, जब नाजी आक्रमण ने उन्हें लंदन में प्रवास करने के लिए मजबूर किया, जहां 23 सितंबर 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। जब फ्राइड लगभग 1.5 वर्ष के थे, तब उनकी मां ने एक दूसरे बेटे जूलियस को जन्म दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसका फ्राइड के मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सिगमंड अपने छोटे भाई के प्रति शत्रुता से भरा हुआ था और उसकी मृत्यु के लिए इच्छा रखता था। जब 6 महीने की उम्र में जूलियस की मृत्यु हो गई, तो सिगमंड का मन अपने भाई की मृत्यु के कारण ग्लानि की भावनाओं से भर गया। जब फ्राइड अधेड़ उम्र में पहुंचे, तो उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी इच्छा वास्तव में उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं है और बच्चों में अक्सर छोटे भाई की मृत्यु की इच्छा होती है। इस खोज ने फ्राइड को उस अपराध बोध से मुक्त कर दिया जो बचपन से उनके साथ था, और फ्राइड मानते हैं कि इसने उनके मानसिक विकास में योगदान दिया। फ्राइड को चिकित्सा की पढ़ाई ने आकर्षित किया, इसलिए नहीं कि वह डॉक्टरी पेशे को पसंद करते थे, बल्कि इसलिए कि वह मानव स्वभाव के बारे में गहन रूप से उत्सुक थे। उन्होंने चिकित्सा का अभ्यास करने के इरादे के बिना वियना मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया।
मेडिकल की पढ़ाई करने के बजाय उन्होंने शरीर विज्ञान में शिक्षण और अनुसंधान करना पसंद किया, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय के शारीरिक संस्थान से स्नातक होने के बाद भी जारी रखा। फ्राइड इस कार्य को अनिश्चित काल तक जारी रख सकते थे यदि दो समस्याएं न होतीं। सबसे पहले, उनका मानना था कि एक यहूदी के रूप में एकेडमिक उन्नति के अवसर सीमित होंगे। दूसरा, उनके पिता, जिन्होंने उनके मेडिकल स्कूल के खर्च को वहन करने में मदद की थी, वित्तीय सहायता प्रदान करने में कम सक्षम हो गए। इसलिए अनिच्छा से फ्राइड अपनी प्रयोगशाला को छोड़कर डॉक्टरी के पेशे में आ गए। उन्होंने वियना के सामान्य अस्पताल में 3 साल तक काम किया। साथ ही वे मनोचिकित्सा और तंत्रिका रोगों सहित चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं के अभ्यास से परिचित हुए। सन 1885 में उन्हें वियना विश्वविद्यालय से यात्रा अनुदान प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट के साथ पेरिस में अध्ययन करने का फैसला किया। उन्होंने चारकोट के साथ 4 महीने बिताए, जिनसे उन्होंने हिस्टीरिया के इलाज के लिए हिप्नोटिक टेक्निक सीखी। हिस्टीरिया एक विकार है जिसमें आमतौर पर पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस या शरीर के कुछ अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। हिप्नोसिस के माध्यम से फ्राइड आश्वस्त हो गए कि हिस्टीरिया की साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल उत्पत्ति होती है। एक मेडिकल छात्र के रूप में फ्राइड ने जोसेफ ब्रेउर के साथ एक व्यावसायिक संबंध और व्यक्तिगत मित्रता विकसित की, जो कि फ्राइड से 14 साल बड़े एक प्रसिद्ध चिकित्सक और काफ़ी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे। ब्रेउर ने फ्राइड को कैथारसिस के बारे में सिखाया। कैथारसिस बात करके हिस्टेरिकल लक्षणों को दूर करने की एक प्रक्रिया थी। कैथारसिस का उपयोग करते हुए फ्राइड ने धीरे धीरे और काफ़ी मेहनत से फ्री एसोसिएशन टेक्निक की खोज की, जिसने जल्द ही प्रमुख चिकित्सकीय तकनीक के रूप में कैथारसिस का स्थान ले लिया। किशोरावस्था से ही फ्राइड ने सचमुच एक महान खोज करने और प्रसिद्ध प्राप्त करने का सपना देखा था। 1880 और 1890 के दशकों के दौरान कई मौक़ों पर उनका मानना था कि वह इस तरह की खोज के कगार पर हैं। प्रसिद्धि प्राप्त करने का उनका पहला अवसर 1884 में आया था और इसमें कोकीन के साथ उनके प्रयोग शामिल थे, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। फ्राइड को कुछ हद तक प्रसिद्धि प्राप्त करने का दूसरा अवसर 1886 में पेरिस से लौटने के बाद मिला, जहां उन्होंने चारकोट से मेल हिस्टीरिया के बारे में सीखा था। वे मानते थे कि मेल हिस्टीरिया का ज्ञान उन्हें वियना के इंपीरियल सोसाइटी ऑफ फिजिशियन से सम्मान और पहचान दिलाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू में चिकित्सकों का मानना था कि हिस्टीरिया पूर्ण रूप से एक महिला विकार है, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति गर्भाशय शब्द के समान ही थी और यह भटकते गर्भ का परिणाम था, जिसमें गर्भाशय पूरे शरीर में यात्रा करता था और विभिन्न भागों में खराबी पैदा करता था। हालांकि जब फ्राइड ने पुरुष हिस्टीरिया पर एक शोध पत्र समाज को प्रस्तुत किया, तो उपस्थित अधिकांश चिकित्सक पहले से ही इस बीमारी से परिचित थे और जानते थे कि यह एक पुरुष विकार भी हो सकता है। चूँकि मौलिकता की उम्मीद की गई थी, लेकिन फ्राइड का पेपर पहले से ही ज्ञात चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन था, इसलिए चिकित्सकों ने प्रस्तुति के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा फ्राइड द्वारा एक फ्रांसीसी व्यक्ति चारकोट की निरंतर प्रशंसा ने विनीज चिकित्सकों को उनकी बात के लिए अरुचि उत्पन्न कर दी थी। दुर्भाग्य से अपने आत्मकथात्मक अध्ययन में फ्राइड ने एक बहुत ही अलग कहानी सुनाई है, जिसमें दावा किया गया कि उनके व्याख्यान को अच्छा रिस्पांस इसलिए नहीं मिला क्योंकि विद्वान समाज के सदस्य पुरुष हिस्टीरिया की अवधारणा को नहीं समझ सकते थे। इस घटना के बारे में फ्राइड की बात गलत मानी जाती है। प्रसिद्धि हासिल करने के अपने प्रयासों में निराशा मिलने, कोकीन जैसी ड्रग का पक्ष लेने और न्यूरोसिस के यौन मूल में उनके विश्वास के कारण प्रोफेशनल विरोध की भावनाओं से पीड़ित होकर फ्राइड ने महसूस किया कि उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त व्यक्ति के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रेउर की ओर रुख किया, जिनके साथ उन्होंने कभी एक मेडिकल छात्र के रूप में काम किया था और जिनके साथ उन्होंने निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बनाए रखे थे। ब्रेउर ने फ्राइड के साथ NAO के मामले में विस्तार से चर्चा की।
एक युवा महिला जो फ्राइड से कभी नहीं मिली थी, लेकिन ब्रेउर ने कई साल पहले हिस्टीरिया के इलाज में उसके साथ कई घंटे बिताए थे। इंपीरियल सोसाइटी ऑफ फिजिशियन द्वारा मिली फटकार और खुद के लिए एक प्रतिष्ठा स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण फ्राइड ने ब्रेउर से NRO और हिस्टीरिया के अन्य मामलों को प्रकाशित करने में उनके साथ सहयोग करने का आग्रह किया। हालांकि ब्रेउर युवा और अधिक क्रांतिकारी फ्राइड जितने उत्सुक नहीं थे, वह भी केवल कुछ केस स्टडी पर आधारित हिस्टीरिया पर एक पूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करने में। वह फ्राइड की इस धारणा को भी स्वीकार नहीं कर सके कि बचपन के यौन अनुभव वयस्क हिस्टीरिया का स्रोत थे। अंत में और कुछ अनिच्छा के साथ ब्रेउर फ्राइड के साथ स्टडीज ऑन हिस्टीरिया नाम की किताब प्रकाशित करने के लिए सहमत हुए। इस पुस्तक में फ्राइड ने साइकिकल एनालिसिस शब्द पेश किया और अगले वर्ष के दौरान उन्होंने अपने दृष्टिकोण को साइको एनालिसिस कहना शुरू कर दिया। जिस समय हिस्टीरिया पर अध्ययन प्रकाशित हुआ, लगभग उसी समय फ्राइड और ब्रेउर के बीच एक असहमति उत्पन्न हो गई और वे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अलग हो गए। फ्राइड ने फिर अपने मित्र विल्हम फ्लीज का रुख किया, जो कि एक चिकित्सक थे और बर्लिन में रहते थे। इन्होंने फ्राइड के विचारों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। फ्राइड ने फ्लीज को जो पत्र लिखे उसी से मनोविश्लेषण की शुरुआत मानी जाती है। इन पत्रों में फ्रॉडियन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। 1887 में ही फ्राइड और फ्लीज दोस्त बन गए थे, लेकिन ब्रेउर के साथ मित्रता टूट जाने के बाद उनका रिश्ता और घनिष्ठ हो गया। 1890 के दशक के अंत में फ्राइड को पेशेवर अलगाव और व्यक्तिगत संकट दोनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने स्वयं के सपनों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था और 1896 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रतिदिन स्वयं का विश्लेषण करने की प्रथा शुरू की। यद्यपि उनका आत्मविश्लेषण जीवन भर का श्रम था, लेकिन 1890 के दशक के अंत में यह उनके लिए विशेष रूप से कठिन था। इस अवधि के दौरान फ्राइड ने खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रोगी माना। 1897 के अगस्त में उन्होंने फ्लीज को लिखा, मैं जिस मुख्य रोगी के साथ व्यस्त हूँ वह मैं खुद हूँ। विश्लेषण किसी भी अन्य की तुलना में काफ़ी कठिन होता है जब वह खुद पर किया जाता है। यह वास्तव में मेरी मानसिक शक्ति को पंगु बना देता है। एक दूसरा व्यक्तिगत संकट उनका यह एहसास था कि वह अब अधेड़ हो चुके थे और उन्हें अभी तक वह प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई थी जिसकी उन्होंने कामना की थी। इसी दौरान उन्हें एक बड़ा वैज्ञानिक योगदान देने के अपने प्रयास में एक और निराशा का सामना करना पड़ा। एक बार फिर उन्होंने सोचा कि वह सफलता की कगार पर खड़े हैं अपनी उस खोज के साथ जिसमें उन्होंने न्यूरोसिस की उत्पत्ति किसी पेरेंट द्वारा बच्चे को सीड्यूस करने की वजह से मानी। फ्राइड ने इस खोज की तुलना नील नदी के स्रोत की खोज से की। हालांकि 1897 में उन्होंने अपनी सिडक्शन थ्योरी को त्याग दिया और एक बार फिर उस खोज को स्थगित करना पड़ा जो उन्हें महानता की ओर ले जाएगी।